गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं सब इंस्पेक्टर रविंदर, 8th ईयर गाजियाबाद, आप सभी का एक दिवसीय स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज यहाँ पे हमारी टीम द्वारा आपको दिखाया जाएगा कि डिजास्टर आने पे क्या करें और क्या ना करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आज जो हम डेमोन्स्ट्रेशन आपको यहाँ दिखाएंगे उसको फॉलो करके अपने परिवार, अपने किसी रिलेटिव या आपके सामने जो भी इंसिडेंट होता है उसके द्वारा आप किसी की लाइफ बचा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे हैं और तुरंत ही कोई अर्थक्वेक आ जाता है तो उस दौरान हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन आज हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिजास्टर के दौरान जब अर्थक्वेक आता है तो जहाँ पे हम रह रहे हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पे सेफ पैलेस क्या है। तो जैसे हम अपने घरों में रहते हैं तो अगर कंस्ट्रक्शन के आधार पर स्ट्रक्चर दो प्रकार के हैं, फ्रेम्ड और अनफ्रेम्ड। फ्रेम स्ट्रक्चर जैसे हम यहाँ मल्टीपर्पज हॉल में हैं तो यहाँ पे वेल फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है जिसमें बीम और कॉलम दिए गए हैं। तो जो भी हमारे घरों में ये बीम और कॉलम है तो अर्थक्वेक आने पे सबसे पहले हमें जगह लेनी है कॉर्नर में। हम कॉर्नर में जगह ले लेंगे, उसके बाद देन अगर बचते हैं तो बीम और कॉलम के साथ हम खड़े हो जाएंगे। ये भी क्या है, सेफ पैलेस है, क्योंकि जब भी कोई कोलैप्स होता है वो 4 पैटर्न पे होता है, पैनकेक, वी शेप, कैंटिलीवर और लीन टू। इन कोलैप्स में ऐसी जगह बचती है जहाँ पे एक वाइड स्पेस बनता है जहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसी का डेमोन्स्ट्रेशन अभी टीम द्वारा आपको दिखाया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई हार्ड टेबल है, डाइनिंग टेबल है, तो उसके नीचे भी छिप के हम क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, जिसका डेमो आपको एक फोटो में दिखाया गया है। तो इस प्रकार की कार्रवाई हमें करनी है। सपोज कीजिए कि भूकंप आ गया तो अभी हमारी टीम द्वारा आपको डेमो दिखाया जाएगा। भूकंप आते ही सभी क्या फैमिली मेंबर अलर्ट हो जाएंगे। भूकंप अब यहाँ देखिए फैमिली में हमारे 4 आदमी थे। तो सबसे पहले एक ने क्या किया, डाइनिंग हॉल के नीचे घुस गया और उसमें से एक क्या है, इसको सपोज कीजिए मंच को आप एक कॉर्नर मान के चलिए, एक रूम मान के चलिए, तो वो एक कॉर्नर में चले गए और वो भी कॉर्नर में चले गए। अक्सर जब भी कोलैप्स होता है तो हमारे जो रूम है उनके अगर पैनिक होता है, कोलैप्स होता है तो उनके कॉर्नर जो है सेफ मिलते हैं। तो सभी क्या है, सेफ जोन है। और एक रेस्क्यूअर को जगह नहीं मिली तो उसने क्या, टेबल के नीचे, अपनी डाइनिंग टेबल के नीचे अपने हेड को प्रोटेक्ट करते हुए अपने आप को सेव कर लिया। क्योंकि हमारा हेड क्या है, एक सेंसिटिव ऑर्गन है, इसमें चोट लगने से काफी इंजरी होती है। तो हमें अपने सर को प्रोटेक्ट करना है और ये कार्रवाई हमें कब तक करनी है, जब तक कि आफ्टर शो रहता है। आफ्टर शो जाने के बाद हमें अपने आप को वहां से रिमूव करना है। सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है और अपने घरों में उस चीज को आइडेंटिफाई करना है जहां पे हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। यही चीज हमें अपने बच्चों को बतानी है और सरप्राइजली हमें क्या है, अपने घरों में इस चीज की एक्सरसाइज करनी है। अपने बच्चों को सिखाना है कि जैसे ही आपको शौक आ जाता है तो घबराना नहीं है और सेफ जोन का इस्तेमाल करना है। अब इसी का एक फोटो आपको दिखाया गया है। इस तरह देखिए फोटो में जो ओपन एरिया में है उन्होंने भी क्या, अपने हैंड को प्रोटेक्ट करते हुए जगह लिए रीजन कि कोई जैसी इमारत गिरती है उसका मलबा आता है, कोशिश कीजिए कि उससे 1.5 गुना दूरी पे आप अपना सेफ जोन बनाए, बट फिर भी अपने हैंड को क्या प्रोटेक्ट करते रहिए। और उसी दौरान साइड में आपको दिखाया कि बच्चे क्या है, टेबल के नीचे घुस गए। तो ये प्रैक्टिस हमें कंटिन्यू क्या है, अपने घर पे करनी है। अब इसी को कंटिन्यू रखते हुए हम देखते हैं कि डिजास्टर के दौरान अगर हमें चोट लग जाती है, हमारा ब्लड लॉस हो जाता है, तो हमें उसको कैसे स्टेबल करना है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन टीम द्वारा दिखाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है 6 से 7 लीटर और उसमें से 1 से 1.5 लीटर ब्लड अगर लॉस हो जाता है यानी निकल जाता है तो पेशेंट क्या क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है। तो उस दौरान हमें सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल ब्लीडिंग करना है। उसके पैटर्न आपको अभी टीम द्वारा दिखाए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। जब भी कोई अर्थक्वेक होता है तो आसपास के सारे चोट लग जाता है या फिर जो भी वहाँ पे कोलैप्स होता है या फिर कोई डिब्रिस वगैरह हमारे शरीर के ऊपर गिर जाता है तो क्या होता है, चोट लगने के चांसेस ज्यादा होता है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगे, ब्लीडिंग हमारे 2 टाइप्स के हो जाता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो हम अभी आपको जो दिखाएंगे वो एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल क्या होता है, हमारे अंदर में ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है।
तो आप अभी हम आपको दिखाएंगे कि इंटरनल ब्लीडिंग कैसे होता है। तो इंटरनल ब्लीडिंग में हम मान लेते हैं कि ये हमारा विक्टिम है और विक्टिम के हाथ के यहाँ पे कट गया है। तो कटने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कटा उसका कहाँ पे है। तो सबसे पहले उस जगह को हमको एक्सपोज करने का मतलब है उस जगह को हमको पहले काट लेना है। जैसे हम मान लेते हैं कि इस विक्टिम का इस वाले पोर्शन पे कट गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कोई सीजर वगैरह होगा तो उससे हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। काटने के बाद में जो इस वाले जो पोर्शन है, पोर्शन का साइड वाले जितने भी खून निकल रहा है, खून को हल्का सा साफ करके इसके ऊपर में हम डायरेक्ट प्रेशर लगाएंगे। सबसे पहले बता देंगे ब्लीडिंग कंट्रोल करने के 4 तरीके होते हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट प्रेशर। सबसे पहले हम इसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर लगा देंगे और ये हमारा क्या होता है, गॉज पीस होता है, तो इसके द्वारा हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर करने के बाद में अगर ये तब भी नहीं रुकता है तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बैंडेज से हम इसको बैंडेजिंग कर देंगे। और ये करते समय हमको ध्यान देना है कि जो भी पेशेंट या विक्टिम है वो अगर कॉन्शियस है तो कॉन्शियस होने के साथ में इसको सांत्वना भी देते रहना है और इसको इसका सहायता भी लेना है और इसको पूछते भी रहना है कि भाई साहब, इसको पूछते भी रहना कि भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, आप अभी ठीक हो जाएंगे, हम आपको अभी पीएचडी दे देते हैं, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर टाइट होता है तो आप बताइएगा, ठीक है। तो ये हमने ड्रेसिंग के ऊपर बैंडेजिंग करते हैं, जो बैंडेजिंग क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया। अब भी यहाँ पे अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होता है तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है एलिवेट योर हैंड या फिर एलिवेट योर एक्सट्रीमिटीज। तो हम क्या करेंगे, हार्ट के लेवल से ऊपर में इसको हम उठा देंगे। इसमें क्या होता है, जो ब्लड का सप्लाई है हार्ट की तरफ हो जाता है। अगर इसके बाद तब भी अगर ब्लड नहीं रुकता है तो हमारे शरीर में बहुत जगह पे प्रेशर पॉइंट है। प्रेशर पॉइंट का मतलब है हमारा जो आर्टरीज है जो हमारे बोन्स के नजदीक में है, तो और आर्टरी से क्या होता है, सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो होता है। तो उस आर्टरीज को हम देखेंगे, हमारे यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी होते हैं, तो ब्रेकियल आर्टरी को ये हमारा जो एल्बो है, एल्बो के पास में जैसे ही हम इसको दबाएंगे ये हमारा प्रेशर पॉइंट हो जाएगा। इस प्रेशर पॉइंट में हम जैसे ही दबाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फ्लो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर तब भी कम नहीं हो रहा है और उसके बाद में लास्ट में आता है आपका टॉर्निकेट। टॉर्निकेट में क्या होता है, इसमें 2 पोजीशन में होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका पार्ट कोई एम्पुटेशन हो जाता है या फिर कट जाता है तो क्या हो जाता है, कटने के बाद में बहुत ज्यादा वहां पे ब्लीडिंग हो रहा है या फिर इतना ज्यादा हमारे यहाँ पे कट हो गया कि यहाँ का ब्लीडिंग कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, टॉर्निकेट का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्निकेट क्या होता है, टॉर्निकेट लगाने का तरीका, टॉर्निकेट में क्या होता है, आपको जैसे बताया कि कोई हिस्सा अगर एम्पुटेड हो जाता है मतलब कट जाता है, तो जहां पे हमका कट जाता है तो उस वाले पोर्शन को थोड़ा सा साफ कर लेना है। साफ करने के बाद में 2 से 3 इंच को गैप रख के उसके बाद में आप एक ऐसा गॉज पीस लेंगे। गॉज पीस के ऊपर में आप ऐसा कोई भी आपके पास अगर कोई भी साधन हो, जैसे घर में होता है रुमाल्स वगैरह होता है या फिर कोई साफ कपड़ा होता है जो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, उस साफ कपड़े को सबसे पहले आप लेंगे और इसके ऊपर में इसको पहले आप एक नॉट लगा देंगे, मतलब एक गांठ बांध देंगे सबसे पहले। गांठ बांधने के बाद इस वाले एरिया को आप टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद में आपके पास में कोई पेन या पेंसिल या कुछ भी होगा तो उसके ऊपर आप रखेंगे और रखने के बाद में यहाँ पे भी आप एक गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद में इसको आप टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद में इसको आप क्या करते रहेंगे, तब तक घुमाते रहेंगे जब तक ये पूरा टाइट नहीं हो जाता है। टाइट होने के बाद में हमको क्या करना है, इस वाले पोर्शन को हमको स्टेबल करना है।
ये हमारा हो जाता है टॉर्निकेट। और हर ये इसका जो प्रोसेस है 2 घंटे तक इसको बांध के रखना। और जैसे ही हमको यहाँ पे टॉर्निकेट हमने लगा दिए, तुरंत इसके ऊपर इसका टाइमिंग लिख के रखना है। हर 2 घंटे के बाद इसको क्या करना है, इसको लूज करना है। फिर अगर ब्लीडिंग रुकता है या फिर ACLS के लिए, एडवांस केयर के लिए चला जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, टॉर्निकेट बांध देना है, फिर उसके ऊपर क्या कर देना है, टाइमिंग हमको लिख देना है। अब इसी क्रम को कंटिन्यू हम करते रहेंगे। जैसे कि तो था आपके हाथ में चोट लग जाए तो हमें क्या करना है, कैसे हमें कंट्रोल ब्रीदिंग करना है। इसी क्रम में हम आपको बताएंगे अगर हेड में चोट लग जाए तब हमें किस तरह से उसको बैंडेजिंग करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दें कि घबराना नहीं है, हमें सबसे पहले क्या असेसमेंट करना है कितना उसका पेशेंट का जो ब्लड लॉस हो चुका है, तो हमें उसके ब्लड को ही कंट्रोल करना है। अब इसी क्रम में दिखाते हैं आपको हेड इंजरी। अगर सर में चोट लग जाती है तब हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ये सारी चीजें हो, आप उसको घर पे कोई आपके पास कपड़ा कुछ ऐसी चीज होंगे तो ये सभी इम्प्रोवाइज तरीके से भी हो सकता है। तो देखिए इसको कंटिन्यू करने में हेड इंजरी हमारी स्कल इंजरी जो सबसे खतरनाक इंजरी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे स्कल के अंदर क्या है, आपका हेड के अंदर क्या हमारा ब्रेन, जो कि हमारा सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है। हेड इंजरी होना मीन्स ब्रेन को डैमेज होना। तो हमारा जब हम स्कल इसकी ड्रेसिंग और बैंडेजिंग करेंगे, अगर इसमें फ्रैक्चर है तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्चर कौन से साइड में है, किस तरफ है। दूसरी चीज कितना उसमें जो है कि वुंड बना हुआ है, अगर वुंड कौन सा है, ब्लीडिंग कितनी हो रही है। अगर ब्लीडिंग ज्यादा है तो पहले ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे, अगर ब्लीडिंग कम है तो हम ड्रेसिंग बैंडेजिंग की ओर चलेंगे। उसके लिए करने के लिए सबसे पहले जहाँ पे आपकी कट लगा है, जहाँ पे वुंड बना है, सबसे पहले उस तरफ की हम बाल काट लेंगे, हेयर करेंगे। उसके बाद उसको हम एक गॉज पीस से साफ कर लेंगे, इनवर्ड टू आउटवर्ड। अगर वहाँ पे आपके डस्ट है, कोई मिट्टी धूल मिट्टी है, उसको साफ कर लेंगे। फिर बीटा रिंग से उसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और फिर हम उस पर अपना गॉज पीस रख लेंगे जहाँ पे वो वुंड है। गॉज पीस रखने के बाद हमने उस पर अप्लाई प्रेशर नहीं करना है। अप्लाई प्रेशर करने से क्या होगा कि ये पहले जो है कि फ्रैक्चर है, हमारा ब्रेन पहले ही दबा हुआ है और ज्यादा प्रेशर उस पर पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो हमने ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ हमें अप्लाई कर देना है। अब इसको जो हम ड्रेसिंग बैंडेजिंग करते हैं, ये हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें अगर आपके पास जिस प्रकार की बैंडेज उपलब्ध है उस हिसाब से कर सकते हैं। पहला कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे ट्रायंगुलर बैंडेज का, जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं वहां पर हम जैसे रुमाल पहनते हैं, एक हम उस हिसाब से ड्रेसिंग आप इसमें कर सकते हैं। कि आप ड्रेसिंग कर रहे हैं, या आप देख सकते हैं कि हमने इसको आराम से, जो हमारा हेड है उसको आराम से इससे स्टेबल कर लेना है। यहां हम इसको बांध देंगे। यह आप देख सकते हैं कि हमने स्कल इंजरी में कैसे ट्रायंगुलर बैंडेज को स्टेबल किया। दूसरा कि आपका सेंटर में है, कॉर्नर में है, कहीं पे भी है, आप दूसरे जो बैंडेज और ड्रेसिंग उसमें कर सकते हैं, जिसमें कि हमने दोबारा उसमें गॉज पीस रखा, साफ सफाई की वुंड की अच्छी तरह से। और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे रोलर बैंडेज। रोलर बैंडेज का इस्तेमाल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि रोलर बैंडेज को ड्रेसिंग के ऊपर रखेंगे। ड्रेसिंग के ऊपर रखने के बाद पहले जो हमारा कान का जो पार्ट है उससे पहले उससे लेंगे, और 2 बार, कम से कम 2 बार हमने इसको बराबर में इसको लेते रहना है। दो बार लेने के बाद हम उसको फिर जो हमारा कान है उसके पीछे से
और जब हमारा 2 रोल पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम इसको फ्रंट साइड से लेते हैं। और फिर हेड के ऊपर से अगर आपके पास ड्रेसिंग खत्म हो जाती है, बैंडेज खत्म हो जाता है, तो हम उसको रोल करके फिर दूसरी बैंडेज का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम उसको वहीं पे इस्तेमाल कर देंगे। तो इस तरह आपने देखा कि सर में चोट लगने पे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है और हाथ में चोट लगने पे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। अब इसी को कंटिन्यूस करते हुए हम आपको बताते हैं इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट या स्टूडेंट आई। जब आपकी चोट लगने से, गिरने से, किसी एक्सीडेंट होने से आपकी आंखें क्या है बाहर निकल जाती है या कोई इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट आपकी आंख में घुस जाता है, तो हम सबसे पहले तो प्रिकॉशन लेना चाहिए कि उसको हमें खुद रिमूव नहीं करना है। तो अभी उसी का तरीका हम आपको दिखाते हैं। कंटिन्यू। उसके लिए आपके पास कोई पेपर कप या कुछ ऐसी चीज होगी जिसका यूज आप इम्प्रोवाइज तरीका करके उसकी आंख को क्या है स्टेबल कर सकते हैं। तो इसमें कंटिन्यू देखिए स्टूडेंट आई का और इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का। हम आपको दिखाते हैं कि जो एक्सट्रूडेड आई मींस कि अगर किसी भी इंसिडेंट के दौरान या एक्सीडेंट के दौरान आपका आंख जो बाहर निकल जाती है, जो आई बॉल है हमारी वो बाहर निकल जाती है, तो उसको हम बोलते थे एक्सट्रूडेड आई, यानी कि आंख का जो बॉल है वो बाहर निकल गया। तो उस केस में हमने क्या करना है कि उस पर हमने बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, हिलाना डुलाना नहीं है, बस उसको हमने जैसा कंडीशन है उसी कंडीशन में रहने देना है। जब हम उसको स्टेबल करेंगे उसके लिए हम पेपर कप का इस्तेमाल करते हैं। पेपर कप के इस्तेमाल करने से पहले हमने उसमें देखना है कि जो हमारा गॉज हो वो हमने बिल्कुल मॉइस्ट करके रखना है, ना कि वेट। वेट और मॉइस्ट में अंतर होता है, मॉइस्ट में बिल्कुल मॉइस्ट, ठीक है। उसको हमने क्या करना है अपने कप के अंदर रख देना है, डाल देना है। और जो आई आपकी बाहर निकली हुई है, जो एक्सट्रूडेड हुई है, उसको हमने आराम से ले लेना है और ले करके उसको बिल्कुल आराम से उसकी जगह पर ही उसको रख लेना है। अगर आपका विक्टिम कॉन्शियस है, आपके साथ बात कर सकता है, तो आप उसके साथ बात करके उसकी भी हेल्प आप ले सकते हैं कि आप उसको बोल सकते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ के रखिए, है ना, थोड़ा आप पकड़ के रखिए इसको, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही कुछ? नहीं सर। ठीक है, आप इसको पकड़ के रखिए, ठीक है। और साथ में हमने ये ध्यान देना कि जो उसकी गुड आई है, जब भी आप ड्रेसिंग करोगे आंखों की, तो आपकी जो गुड आई है उसको भी हमने बंद करके रखना है, क्योंकि अगर एक आंख मूवमेंट करती है तो हमारी दूसरी आंख का भी मूवमेंट होता है, जिसमें हमारे आगे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आई हमारा क्या है सेंसिटिव ऑर्गन है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक गॉज पीस लेंगे छोटा सा, उसको छोटे से गॉज पीस हम क्या करेंगे, उसकी जो गुड आई है विक्टिम को बोलेंगे कि अपनी जगह आंखें बंद कर लीजिए और उस पर हम रख लेंगे। रखने के बाद जो हमारा हमने पेपर कप लगाया है उसको स्टेबल करते हुए हाथ छोड़वा, तो दूसरे उसको हम दूसरी जगह पे स्टेबल करेंगे। उसके बाद एक कप से हमने इसको स्टेबल कर लिया। अब इस ड्रेसिंग को स्टेबल करने के लिए हम एक अनदर कप की हेल्प लेंगे, ताकि जो ड्रेसिंग हमने कर रखी है वो अपनी जगह पे स्टेबल रहे, उसमें मूवमेंट ना हो। उसके लिए हमें दूसरे कप की जरूरत पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं कि हमने दूसरा कप उसमें इस्तेमाल किया। उसके बाद हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग करने के लिए फर्स्ट टाइम हमने कान के ऊपर से लेना है,
इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो पेशेंट है उसके आँख को, सॉरी उसके कान को, उसके नोज को हमने क्या है कवर नहीं करना है। और जो हमने पेपर कप लगाया है उसको फिगर ऑफ 8 बोलते हैं, एक बार उसके नीचे से एक बार उसके ऊपर से, ताकि वो अच्छे से स्टेबल हो सके। ये वो डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने स्टूडेंट आएगा। इसी क्रम में अगर आप जैसे पिक्चर्स में देख रखें इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट अगर आंख में कुछ घुस जाता है तो उसमें हमें क्या करना है, खाली पेपर कप जो है इसमें पहले एक होल बना लेना है और उस ऑब्जेक्ट को जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है इसी तरह में क्या है स्टेबल करना है। सेम प्रोसेस ये रहेगा। तो हमें क्या करना है, इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट में इसमें पेपर कप में होल बना लेना है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम दिखाते हैं आपको इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का एक अलग नमूना, जो कि हाथ में इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है तब हमें उसको किस प्रकार से स्टेबल करना है। अब आपको बताता हूं इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट कि आपके कहीं भी किसी लिम्ब में मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो इम्पेयर्ड हो गया, यानी कि अंदर घुस गया है और वहीं रह गया है, तो हम उसको कैसे करें, कैसे हमने उसको ड्रेसिंग बैडेजिंग करनी है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसे हमने बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि बाहर निकालेंगे तो उसकी इंजरी बढ़ सकती है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। जो इंजरी हो रखी है वो तो हो रखी है, लेकिन उससे उसकी इंजरी बढ़ सकती है और उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है। तो हमें इसे ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कि हम जब भी इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस पार्ट को, उस लिम्ब को एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने के लिए वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके कपड़ा जो भी होगा उसको काट लेंगे। काट करने के बाद उसको हम साफ कर लेंगे, स्ट्रेच बॉल से, बिटाडीन से, जिससे भी हम इन्वर्ट वाटर जो उसको साफ करते हैं उसको क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास बल्क की ड्रेसिंग होती है, तो पहले बल्क की ड्रेसिंग से हम उसको क्या करेंगे, अगर आपके पास ड्रेसिंग नहीं मिलती है तो आप किसी भी साफ कपड़े का जो बिल्कुल साफ हो, क्लीन क्लॉथ हो, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें उसको स्टेबल करने के लिए। लेकिन याद रखना है कि अगर पेशेंट आपका कॉन्शियस है तो इस कॉन्शियस कंडीशन में भी हम उसकी भी हेल्प ले सकते हैं और उसको रेश्योर करते रहना है, उसको पूछते रहना है कि उसको कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, या हमारा काम करते करते उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो जो भी आप यहाँ पे काम करेंगे उसकी जानकारी पूरी विक्टिम को आप देते रहेंगे कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम ये डोनट्स जिसको हम बोलते हैं, या ये हमारा इम्प्रोवाइज बनाया हुआ है, ये आप लोग भी अपने घरों में आराम से किसी भी रुमाल से, किसी भी अच्छे कपड़े से, किसी भी आपके जो साफ पर्दे होते हैं या फिर आपका जो टॉवल्स होते हैं उसके भी जो पतले टॉवल्स यूज करते हैं हम उसके टुकड़ों से भी हम इसके बना सकते हैं और ये आप लोग घर में बना सकते हैं। ये भी हमारा इम्प्रोवाइज है जिसको हम डोनट्स में इस्तेमाल करेंगे। और इसको जब भी बनाना है हमने तो जो हमारा इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग बनाना है ताकि वो एक जगह पे स्टेबल रहे। और उसके बाद हम इसमें जब बैंडेजिंग करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि हमें इलास्टिक बैंडेज का ही इस्तेमाल करना है, रोलर बैंडेज का नहीं। यहाँ पे भी जब आप ड्रेसिंग करेंगे तो फर्स्ट जो दो आप रोल लेंगे तो पहले दो रोल आपने एक साइड पे करना है, फिर उसके बाद अपोजिट साइड में भी सेम दो रोल आपने लेना है। उसके बाद आप इसको फिर क्या करेंगे, सेम जैसे डायरेक्शन में हमने एक्सट्रूडेड आई या इम्पेलर को उसमें किया था उसमें हम इसको सेम एक दूसरे के अपोजिट साइड में इसको स्टेबल करने के लिए यूज करेंगे।
इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट आपका स्टेबल हो जाएगा। तो अभी हमने सीखा स्टूडेंट आई इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट, सर में चोट लग जाती है तब हमें क्या करना है ना, और हाथ में अगर कट लग जाता है तब हमें क्या करना है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आपको दिखाएंगे कि जैसे कई बार क्या है, बच्चा खेलता है तो उसका कंधा उतर जाता है, डिसलोकेटेड हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, उस सिचुएशन में हम उसको इम्प्रोवाइज तरीके से कैसे स्टेबल कर सकते हैं और कैसे हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, वो तरीका भी टीम द्वारा आपको दिखाया जाएगा। तो इसे वो कंटिन्यू रिदम में देख लीजिए। अब आपको बताता हूं इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट कि आपके कहीं भी किसी लिम्ब में मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो इम्पेयर्ड हो गया, यानी कि अंदर घुस गया है और वहीं रह गया है, तो हम उसको कैसे करें, कैसे हमें उसको ड्रेसिंग बैंडेजिंग करनी है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसे हमने बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि बाहर निकालेंगे तो उसकी इंजरी बढ़ सकती है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। जो इंजरी हो रखी है वो तो हो रखी है, लेकिन उससे उसकी इंजरी बढ़ सकती है और उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है। तो हमें इसे ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कि हम जब भी इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस पार्ट को, उस लिम्ब को एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने के लिए वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके कपड़ा जो भी होगा उसको काट लेंगे। काट करने के बाद उसको हम साफ कर लेंगे स्ट्रेच बॉल से, बिटाडीन से, जिससे भी हम इन्वर्ट वाटर जो उसको साफ करते हैं उसको क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास बल्क की ड्रेसिंग होती है, तो पहले बल्क की ड्रेसिंग से हम उसको क्या करेंगे, अगर आपके पास ड्रेसिंग नहीं मिलती है तो आप किसी भी साफ कपड़े का, जो बिल्कुल साफ हो, क्लीन क्लॉथ्स हो, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें उसको स्टेबल करने के लिए। लेकिन याद रखना है कि अगर पेशेंट आपका कॉन्शियस है तो इस कॉन्शियस कंडीशन में भी हम उसकी भी हेल्प ले सकते हैं और उसको रेश्योर करते रहना है, उसको पूछते रहना है कि उसको कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, या हमारा काम करते करते उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। कि जो भी आप यहाँ पे काम करेंगे उसकी जानकारी पूरी विक्टिम को आप देते रहेंगे कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम ये डोनट्स जिसको हम बोलते हैं, या ये हमारा इम्प्रोवाइज बनाया हुआ है, ये आप लोग भी अपने घरों में आराम से किसी भी रुमाल से, किसी भी अच्छे कपड़े से, किसी भी आपके जो साफ पर्दे होते हैं या फिर आपका जो टॉवल्स होते हैं, उसके भी जो पतले टॉवल्स यूज करते हैं हम, उसके टुकड़ों से भी हम इसके बना सकते हैं और ये आप लोग घर पे बना सकते हैं। तो ये भी हमारा इम्प्रोवाइज है जिसको हम डोनट्स में इस्तेमाल करेंगे। और इसको जब भी बनाना है हमने, तो जो हमारा इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग बनाना है ताकि वो एक जगह पे स्टेबल रहे। और उसके बाद हम इसमें जब बैंडेजिंग करते हैं तो हमें याद रखना है कि हमने इलास्टिक बैंडेज का ही इस्तेमाल करना है, रोलर बैंडेज का नहीं। यहाँ पे भी जब आप ड्रेसिंग करेंगे तो फर्स्ट जो दो आप रोल लेंगे, तो पहले दो रोल आपने एक साइड पे करना है, फिर उसके बाद अपोजिट साइड में भी सेम दो रोल आपने लेना है। उसके बाद आप इसको फिर क्या करेंगे, सेम जैसे डायरेक्शन में हमने एक्सट्रूडेड आई या इम्पेयर्ड उसमें किया था, उसमें हम इसको सेम एक दूसरे के अपोजिट साइड में इसको स्टेबल करने के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा ये इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट आपका स्टेबल हो जाएगा। तो अभी हमने सीखा स्टूडेंट आई इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट, सर में चोट लग जाती है तब हमें क्या करना है ना, और हाथ में अगर कट लग जाता है तब हमें क्या करना है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आपको दिखाएंगे कि जैसे कई बार क्या है, बच्चा खेलता है तो उसका कंधा उतर जाता है, डिसलोकेटेड हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, उस सिचुएशन में हम उसको इम्प्रोवाइज तरीके से कैसे स्टेबल कर सकते हैं और कैसे हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, वो तरीका भी टीम द्वारा आपको दिखाया जाएगा।
तो इसको कंटिन्यू रिदम में देख लीजिए। यहाँ पे क्या है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इनका कंधा क्या है डिसलोकेट हो गया है, जिससे इनको पेन भी है। तो मैं इसको ये स्टेबल करने का आपको तरीका बताऊंगा। पहला तरीका तो ये होगा कि जैसे इन्होंने शर्ट पहन रखी है तो इनकी शर्ट का बटन हम खोलेंगे। खोलते क्या पहला बटन हम लगा देंगे और इनका हैंड धीरे से, इसके साथ जबरदस्ती ना की जाए और धीरे से इनके यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाए। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया, इससे क्या आप इनका स्टेबल कर सकते हैं। अगर आपके पास यदि कुछ है इम्प्रोवाइज तरीके से कपड़ा है कुछ है तो दूसरा तरीका बताऊंगा। तो इस तरह से इनका एक पहले से ये लटका हुआ था, तो इस तरह से मैं इनका क्या है एक बैंडेज ये लेंगे, ट्रंगल बैंडेज जैसे मेरे पास है। तो आपके पास वो क्लॉथ हो सकता है, कोई भी कॉटन का कपड़ा हो सकता है, तो उसको ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। तो इसको क्या है इनके बाई साइड में यहाँ पे रख देंगे और इनका हाथ धीरे 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 यहाँ पे स्टेबल करेंगे। अगर ये कॉन्शियस है सही है तो इनसे बोलेंगे थोड़ा रोके रखो। तो ये शेप जो मैंने नोट लगाई थी, इस नोट को यहाँ पे लेंगे इनकी एल्बो में। और यहाँ पे क्या है एक गोज पीस, जहाँ पे हमें नोट लगानी है यहाँ पे एक गोज पीस का इस्तेमाल करते हुए वहां पे नोट का रखेंगे। इस तरह से एक गोज पीस होगा और यह गोज पीस लगा दिया जाएगा। एक बल्कि ड्रेसिंग होगी जिससे इनको यहाँ पे जो है स्टेबल किया जाएगा इसको। और इसी प्रकार यहाँ पे स्वेत लेंगे और स्वेत को क्या है इस तरह से इनके हाथ को स्टेबल करते हुए यहाँ पे एक नोट लगा देंगे और यहाँ भी एक गोल पीस का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से इनका कंधा क्या है यहाँ पे स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे बल्क ड्रेसिंग का मतलब है आपके पास कोई मोटा कपड़ा, उसको आप जैसे टावल है अपना 2-3 फोल्ड करके, या आपके पास कुछ ऐसा है उस टाइम पे कोई गमछा है कोई टावल या कोई दुपट्टा ऐसा है तो उसको 2-3 फोल्ड करके आप उसको यहाँ पे उसको कंफर्ट रखने के लिए ताकि हिले डुले ना इंजरी ना करे, तो इस प्रकार से हमें क्या उसको स्टेबल करना हो, हॉस्पिटलाइज कर देना है। तो ये था शोल्डर डिसलोकेशन, उसके लिए एक इम्प्रोवाइज तरीका। हम देखते हैं कि इनको फ्रैक्चर हिप में फ्रैक्चर है, पहले सिचुएशन में फ्रैक्चर आया है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें इम्प्रोवाइज तरीके से क्या इसको स्टेबल करना है ताकि इंजरी ज्यादा ना बढ़े। तो अभी टीम द्वारा आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा कि उसको किस प्रकार से हम स्टेबल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे हमने उसको स्प्लिंट करनी है और कैसे कैसे करनी है। तो देखिए टीम द्वारा आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा। जैसे हम सभी मतलब अभी पता है कि यहाँ पे इस विक्टिम का पेल्विक में फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर के दौरान हमको स्प्लिंटिंग का यूज करेंगे। स्प्लिंटिंग के दौरान कुछ जनरल रूल्स है जो हमको फॉलो करना चाहिए। तो रूल्स इस प्रकार का है कि हमको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे फ्रैक्चर है उस फ्रैक्चर के पोर्शन को छोड़ के और जो जॉइंट है हमारे एक्सट्रीमिटीज में उस जॉइंट को छोड़ के हमारा कैविट्स वगैरह जो भी हम लगाएंगे उसको यूज किया जाए। दूसरा चीज है कि हमको जहाँ पे भी है वहाँ का हमको पीएमएस चेक करना है। तो सबसे पहले स्प्लिंटिंग लगाने से पहले सबसे पहले हमको पीएमएस चेक करना एज ए मेंबर जरूरी होता है। तो पीएमएस चेक करने का तरीका है कि जैसे पेल्विक फ्रैक्चर है तो हमको सबसे पहले पीएमएस चेक करना है। पीएमएस चेक करने के लिए हर जगह पे हमारा पल्स है, तो जैसे हमारे यहाँ पे जो हार्ट के सबसे दूर वाला पल्स है जिसका नाम है डोर्सल स्पेटिस, उसको हम चेक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका पल्स चल रहा है नहीं चल रहा है। तो चेक करने का तरीका 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 पल्स प्रेजेंट। इसके बाद हम चेक करेंगे एमएम फॉर मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन का मतलब है इसको हम पूछेंगे और इसके बाद इसको हम पूछेंगे कि भाई साहब ठीक है, अगर ये जवाब कॉन्शियस है तो ये जवाब दे देंगे कि हम ठीक है। उसके बाद है सेंसेशन। सेंसेशन में हम क्या चेक करेंगे, इसके पैर में गुदगुदी करेंगे और इसके मुंह की तरफ हम देखेंगे, अगर मुंह का विकृति चेंज हो रहा है इसका मतलब यहाँ का सेंसेशन ठीक है। जैसे ही हमने पीएमएस चेक कर लिए उसके बाद हम स्प्लिंटिंग लगाना शुरू करेंगे। और स्प्लिंटिंग लगाने से पहले सबसे पहले हम क्रेविट्स को इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज। ट्रायंगुलर बैंडेज को जब हम ट्रायंगुलर बैंडेज के ऊपर वाले पार्ट को जब हम धीरे धीरे 2 से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के हिसाब से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये बन जाता है क्रेविट्स।
क्रेविट्स को हम इस प्रिंटिंग में यूज करेंगे। तो क्रेविट्स को इंसर्ट करने का तरीका हमारे शरीर में हर जगह पे नेचुरल गैप होता है। जहां जहां पे नेचुरल गैप होता है, खास करके जहां पे जॉइंट है, उस जॉइंट से सबसे पहले हम इस क्रेविट्स को इंसर्ट करेंगे इसके बॉडी में। इसमें ध्यान रहे कि पेशेंट को आपने ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। नेचुरल गैप मीन समझते जैसे हमारे घुटनों के नीचे, हिप के नीचे एक नेचुरल स्पेस मिल जाता है, और आप किसी लकड़ी की मदद से या आपके पास स्प्लिंट है तो उसकी मदद से क्या है, क्रेविट्स को इंसर्ट करना है विक्टिम के नीचे, ताकि आसानी से उसको स्टेबल किया जा सके। ये हमारा स्प्लिंट है। स्प्लिंट हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, एक है मीडियम, लार्ज और स्मॉल टाइप का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 3 स्प्लिंट यूज करेंगे, 2 लार्ज और 1 मीडियम का। तो लार्ज वाला जो हिस्सा है, जो इसके अंदर में गत्ता टाइप का लगा हुआ है, तो गत्ते वाला पार्ट, जो सॉफ्ट वाला पार्ट है, वो हमारे बॉडी के साथ में लगा रहेगा। और जैसे हमारा ग्रोइंग रीजन है, ये वाला पार्ट अगर ग्रोइंग रीजन में ना कोई डिस्टर्ब पड़े, इसलिए हम उसके ऊपर एक गॉच पीस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको सिचुएशन में बताया कि पेशेंट के जो है पहले स्टेज में फ्रैक्चर है, तो उसको स्टेबल करने के लिए हमने 2 स्प्लिंट किया है, दाईं और बाईं साइड से, और एक स्प्लिंट किया है अपने कंबल के साथ लपेट करके, ताकि इसको कंफर्ट रखा जाए। उसको दोनों पैरों के बीच में पैलेज कर देनी है। और ध्यान रहे कि पेशेंट से पूछना भी बीच बीच में बार बार। और जब भी आप चेस्ट पे क्रेविट करें तो उससे पेशेंट से पूछना है कि सांस लेने में परेशानी तो नहीं है, और 2 उंगल उसमें पैलेज करके पेशेंट से बोलना है कि आप लंबा सांस लीजिए, ताकि उसकी चेस्ट पर आए फोल का पता लगा जा सके। जैसे ही हमारा स्प्लिंट का पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है, स्प्लिंटिंग हमने फ्रैक्चर कंट्रोल कर लेते हैं, स्प्लिंट हम लगा देते हैं, उसके बाद भी हमको पीएमएस चेक करना है, क्योंकि स्प्लिंटिंग बांधते समय अगर कोई भी ज्यादा है या फिर कम होता है तो ब्लड का फ्लो कम ज्यादा होता है, तो उसके बाद भी हमको पीएमएस चेक करना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद भी हम सेम प्रोसेस से पीएमएस को चेक करेंगे। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 कॉल्स प्रेजेंट। ऐसे होने पे आपकी उंगलियां हिलाइए, सेंसेशन प्रेजेंट, पीएमएस प्रेजेंट। अब इसी के क्रम में हम आपको बताते हैं कि जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, आपके सामने कोई इंसिडेंट हो जाता है और कोई पेशेंट आपको अनकॉन्शियस मिलता है, तो उसमें आपने क्या कार्रवाई करनी है, सीपीआर कैसे दिया जाता है, किस जगह पे दिया जाता है, अभी टीम द्वारा आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा। जब भी हम कहीं पे जाते हैं, अगर कोई हमें वहाँ पे अनकॉन्शियस कोई बंदा मिलता है, तो सबसे पहले हम जो कार्रवाई करते हैं, तो पहले हमने उसको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है, मीन्स कि वो रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस हम चेक करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उस बंदे को शेक करेंगे, हिलाएंगे और उसके साथ बात करेंगे, यानी कि पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव, यानी कि रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। इस कंडीशन में आपने तुरंत 108 जो आपका एम्बुलेंस होता है उसको कॉल कर देनी है, जिसको हम ईएमएस भी बोलते हैं, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, उसमें आपने कॉल करके बता देना है
यहाँ पे एक बंदा अनरिस्पॉन्सिव है, आप तुरंत पहुंचे, तब तक आपने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उसके लिए हम जब भी सबसे पहले चेक करेंगे, हम पल्स चेक करते हैं। कोई भी आपका अनकॉन्शियस विक्टिम है, उसको चेक करने के लिए पल्स चेक करते हैं कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स चेक करने का तरीका, आप 2 फिंगर लीजिए, उसको आउटसाइड में रखिए और काउंट कीजिए 10 सेकंड का। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1010 पल्स एब्सेंट। जब यहाँ पे पल्स एब्सेंट हो जाए तो सीपीआर में हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जिसके बाद पल्स आपको एब्सेंट मिल रही है तो आप विदाउट डिले चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देंगे। जो आपका एयर ओपन होगा या ब्रीथिंग चेक होगी वो उसके बाद होगी। पहले आपने सीधे आपके 30 कंप्रेशंस शुरू कर देने, जिसको जो है कि आप पहले हम उसकी जो चेस्ट है जहां पे हमने देना है उसको एक्सपोज करना है। एक्सपोज करने के बाद उसके पहले हमें देखना है कि विक्टिम कहीं फ्लैट सरफेस पे लेके जाना है, हार्ड सरफेस पे लेके जाना है, ताकि हमारा जो सीपीआर है वो सही तरीके से परफॉर्म हो सके। चेस्ट एक्सपोज करने के बाद हम उसका जो G4 प्रोसेस होता है उसको हम लोकेट करते हैं, उसके रिब्स को टटोलते हुए हम उसको लोकेट करेंगे। लोकेट करने के बाद जो हमारा मास्टर हैंड है, मास्टर हैंड को नीचे रख लेंगे, जहां पे जो थंब फार्मूला है वो 2 न्यूट्रल्स के बीच में होता है। उसके बाद हमारी कंफर्टेबल पोजीशन में आके जो नेक्स्ट हमारा फ्री हैंड है उसको उसके ऊपर से रख लेंगे, और जो हमारा हील है, हैंड का हील, उसको प्रॉपर प्लेस करके और अपना जो हाथ है पूरा उसके ऊपर सटाना नहीं है, उसको ऊपर करके रखना है। नजरें सामने, शोल्डर लॉक, एल्बो लॉक, और बिल्कुल 90 डिग्री में अपने कंफर्ट पोजीशन में आके सीपीआर हम जो 30 कंप्रेशन है वो शुरू कर देंगे, जिसमें हम काउंट करते हैं 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, 5 हैंड, 6 हैंड, 7 हैंड, 8 हैंड, 10 हैंड, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 29, 1। यानी कि हमारा हमने एक जस्ट 30 कंप्रेशन पूरे कर दिए, तो 29 के बाद बोलना हमने 1, यानी हमने एक बार कंप्लीट कर दिया। कंप्रेशन देने के बाद हम एयरवे ओपन करते हैं विद एप्रोप्रिएट मेथड। यानी कि अगर ट्रॉमा का केस है तो हम जॉ थ्रस्ट मेथड अपनाएंगे, अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो हम उसमें हेड टिल्ट चिन लिफ्ट का मेथड अपनाएंगे। मेडिकल इमरजेंसी है तो उसके लिए हम अपनाएंगे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, जिसमें हम उसके एयरवे चेक करेंगे, एयरवे क्लियर करने के बाद हम उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। जिसको रेस्क्यू ब्रीथ देने के लिए, अब जो हम रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं पहले 3 मेथड थे, यानी कि सीपीआर मास्क से, बैरियर डिवाइस से और माउथ टू माउथ। लेकिन कोरोना के बाद से माउथ टू माउथ वेरिफिकेशन बंद हो चुका है, उसमें आपने बिना बैरियर डिवाइस के नहीं देना है। तो हमारे पास 2 चीजें, एक हमारे पास बैरियर डिवाइस है जो हमारा फेस शील्ड है, दूसरा हमारे पास सीपीआर मास्क है, जो आप इस्तेमाल जो उस टाइम आपके पास अवेलेबल रहेगा आपने उसका इस्तेमाल करना है। बैरियर डिवाइस इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको उसकी नोज और माउथ के ऊपर रखेंगे, उसको जो पूरी तरह से सील्ड कर देंगे। सील्ड करने के बाद हम उसको ब्रीथ देंगे। साथ में आपने नजर भी रखनी है उसकी चेस्ट तक, उसकी चेस्ट में राइज एंड फॉल हो रही है नहीं हो रही है, और सेम वही जब 2 ब्रीथिंग हम दे देंगे उसके बाद हमारा जो सर्कल होता है वो होता है शुरू साइकिल सीपीआर की, यानी कि वापस 30 कंप्रेशन टू वेंटिलेशन, 30 कंप्रेशन टू वेंटिलेशन, जो हमारा 5 बार चलेगा। और वो हमने परफॉर्म करना है 1 से 1.5 से 2 मिनट के अंदर। 1.5 से 2 मिनट के अंदर हमारा पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें हम 5 बार इसको चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। दोबारा फिर वही G4 प्रोसेस लोकेट करेंगे, अपना हाथ रखेंगे, मास्ट हैंड नीचे, और सेम वही उसमें 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, 5 हैंड, 6 हैंड, 7 हैंड, 8 हैंड, 9 हैंड, 10 हैंड, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2। यानी कि हमारे 2 पूरे हो चुके हैं। और फिर वही सेम प्रोसेस अब मैं आपको दिखाता हूं कि फेस मास्क से हम ये सीपीआर मास्क से कैसे उसको हम ब्रीथिंग देते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है कि जो इसका न्यूक्लियर पार्ट है जो बना भी होता है उसको हमने सर नोज की तरफ रखना है। नोज की तरफ रख के उसका माउथ और नोज दोनों को कंप्लीट सील्ड कर देना है, और वही सेम प्रोसेस देने के बाद फिर दोबारा साइकिल शुरू। यहाँ पे आपने देखा कि सीपीआर की कार्रवाई, सीपीआर मींस कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यानी हृदय को पुनर्जीवित करना। हम सीपीआर की मदद से किसी इंसान की क्या है जान बचा सकते हैं। और ध्यान रहे जब भी हम उसको इनहेल करें यानी एक रेस्क्यू ब्रीथ दें तो उसकी नोज को पिंच कर ले, ताकि प्रॉपर्ली हम क्या है इनहेल कर सके, और जब उसको चेक करें तो नोज को क्या है रिलीज कर दे। ऐसा ना हो कि हम माउथ टू माउथ उसको आर्टिफिशियल सांस दे रहे हैं और नोज द्वारा सारा बाहर आ जाए। इन केस इसमें क्या है कंप्लीटली और पार्शियल चोक हो जाता है। अब कंप्लीटली और पार्शियल चोक कैसे होता है हम आपको अभी नेक्स्ट डेमोंस्ट्रेशन में दिखाएंगे कि जैसे कई बार हम क्या है खाने की टेबल पे बातचीत करते रहते हैं,
या चलते चलते कुछ खाने लग जाते हैं, तो उसमें क्या है, चोकिंग हो जाती है। अब चोकिंग हुई तो उसमें क्या है, हमारे 2 पाइप होते हैं, फूड पाइप और एयर पाइप। तो कई बार क्या है, खाना एयर पाइप में चला जाता है, आपने देखा हो धक्का लगता है, और ये कॉमनली हो जाता है मेनली बच्चों में, बूढ़ों किसी में भी। तो हम क्या करते हैं, जॉम करते हैं इस वजह से, उसके क्या हम यहाँ पे थ्रेड लगाते हैं, जैसे मम्मी छोटे बच्चों को मारती है, बट वो क्या है, उसका क्लियर हो जाता है। तो वही कार्रवाई आपके द्वारा, हमारे द्वारा आपको दिखाई जाएगी। जब किसी के गले में जब फॉरेन ऑब्जेक्ट जाके फंस जाए, उसको निकालने के लिए हम लोग एबीओ की कार्रवाई को करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उससे उनको पहले यहाँ पे आके और उसके रिस्पॉन्स देखेंगे। हे आर यू चॉकिंग, हे आर यू चॉकिंग, हे आर यू चॉकिंग, ट्राई टू कॉफ। मतलब कि ये अगर ये खांस भी रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अभी तक बाहर नहीं आ रहा है। हम इसको तुरंत इसकी कार्रवाई को पूरा करने के लिए क्या करेंगे कि अपने पैर को इनके दोनों पैरों के बीच में डालते हुए थोड़ा सा खोलेंगे। खोलने के बाद अपना दोनों हाथ इनके हाथों के बीच से डालते हुए इनके जो अपने ये गले को लॉक कर रखे हैं उसको तुरंत हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और लॉक कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि अपने एक मास्टर हैंड से इनके हाथ के अंदर हाथ अपना डालेंगे और मेजरमेंट करेंगे कि इनका G5 प्रोसेस और जो इनका नाभि है दोनों का जो सेंटर पार्ट है उसको हम लोकेट कर लेंगे। लोकेट करने के बाद अपना फिर जो मास्टर हैंड है उसकी 4 उंगलियां बाहर से और अंगूठा अंदर से डालते हुए हम उस जो पॉइंट किए हुए जगह है उस पर ले जाएंगे और अंगूठे को अंदर की तरफ से रख देंगे। और फिर अपना जो दूसरा हाथ है उसको उसके ऊपर से लाते हुए हम ऐसे इस तरह से पोजीशन बनाएंगे और इसमें एक बार इनवर्ड यानी कि अंदर से ऊपर की तरफ और एक बार अपवर्ड ऊपर की तरफ करना है, फिर इनवर्ड अपवर्ड ऐसे करना है। और साथ में ये भी देखना है कि क्या वो ऑब्जेक्ट बाहर आ गया। अगर ऐसे करते करते इनका ऑब्जेक्ट अगर बाहर आ जाता है और ये थोड़ी इनको इसके दौरान थकान महसूस होती है तो इनको आरामदायक पोजीशन में लाने के लिए हम धीरे धीरे अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए और पैरों का सहारा देते हुए पहले इनको अपने ऊपर लाएंगे और लाके आराम आराम से पैरों का सहारा देते हुए इनको हम रिकवरी पोजीशन में ले जाने की प्रयास करेंगे। और ध्यान रहे कि जो विक्टिम है उनका सर आराम से पहले हम जो सरफेस है उस पर आराम से रख देंगे। उसके बाद इनको रिकवरी पोजीशन में लाने के लिए ताकि ये ज़्यादा देर तक अपने गले में फॉरेन ऑब्जेक्ट आने की वजह से थक चुके हैं, तो इनके जो दाहिना हाथ है उसको पीछे करते हुए दूसरे हाथ को हम उनके कान के पास ले जाएंगे तथा इनके जो बायां पैर है उसको दाहिने पैर से लाते हुए और इनको अपने तरफ हम रोल करेंगे और फिर दूसरे जो पैर हम फोल्ड करके ऊपर रखे थे उस पैर को थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और करने के बाद इनको थोड़ी देर इस पोजीशन में रखेंगे ताकि इनको थोड़ा राहत प्रदान हो सके। तो ये भी आपको दिखाएगा कि फॉर्म बॉडी एरिया ऑब्स्ट्रक्शन निकलने के बाद पेशेंट को कैसे रिकवरी पोजीशन में लेटाते हैं। अब इसी को कंटिन्यू करके हम दिखाते हैं आपको इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी मूव। इसमें क्या है, जब भी डिजास्टर आता है, कुछ स्पेस कम रहता है, चोट लग जाती है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, तो उनको किन मेथड से हम बाहर निकालते हैं। तो उसके 2 तरीके हैं, एक इमरजेंसी मूव और एक नॉन इमरजेंसी मूव। यानी इमरजेंसी मूव जब पेशेंट क्या है क्रिटिकल कंडीशन में हो बट वहां पे क्या है स्पेस बहुत कम हो, तो आप उनको किन किन तरीकों से बाहर निकाल सकते हैं। इसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी टीम द्वारा आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे बिल्डिंग गिर चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पे हमारा विक्टिम क्या है, कोलैप्स हो चुका है और हमारे विक्टिम क्या है अंदर फंसे हुए हैं। उनको रेस्क्यू निकालने के लिए कैसे उन तक अपनी अप्रोच बनाता है, कैसे वहां तक जाता है, इमरजेंसी मूव करने का तरीका। यहाँ पे अपनी छोटी पोजीशन बनाए और ट्रोलिंग में जाते हुए पेशेंट के पास पहुंचे और उसका हेड स्टेबल करते हुए
और ये शोल्डर ट्रैक होता है और यहाँ पे इनके शोल्डर जो है पकड़ते हुए और अपनी जो थाई है उस पर उनके सपोर्ट लगाते हुए और पीछे मलबा साफ करते हुए इनको पीछे खींचना है। इसी तरह से दूसरा स्टेप फिर से मलबा साफ करते हुए फिर से खींचना। इसी तरह से हमें इन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। यहाँ पे छोटी पोजीशन इसलिए बनाई गई है कि खड़ा होकर जाने के विक्टिम के पास हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हमें छोटी पोजीशन बना के क्रोकोडाइल स्टाइल में क्या है पेशेंट के पास जाना है और उसको निकालना भी है। तो सबसे पहला तरीका था ये शोल्डर ड्रैग का। अब इसी को कंटिन्यू हम दिखाएंगे आपको कंबल ड्रैग। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम दिखाते हैं कि आप एक कंबल की मदद से पेशेंट को कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास कोई कंबल कंबल लेना है और उसको रोल कर लेना है। रोल इतना करना है कि आपका कंबल आधा रोल हो जाए। इस तरह से लेके पेशेंट के पास इसको लेके जाना है। फिर से पेशेंट के साइड में आ जाना है दोनों स्क्योर को और इनकी जो है हेड को ऊपर रख लेना है। रिकवरी पोजीशन बनानी है और हेड गाल में रख देना है। इस तरह से कंबल को टच कर देना है और पेशेंट को धीरे से कंबल के ऊपर ले जाना है। जो हमने फोल्ड किया हुआ कंबल था उसको रोल खोल देना है। अब यहां से दोनों कोने पकड़ते हुए कंबल को फिर से रोल करना है। और यहाँ पे एक नोट लगा देनी है। यहाँ पे दूसरा स्क्वायर सपोर्ट करते हुए हेड को और इनको क्या है बाहर निकालने की क्रिया करेगा। इसे तरह करते हुए और पीछे अपने मलबे साफ करते हुए, है ना, व्यक्ति इनको हम सुरक्षित स्थान पर लेके जाएंगे। तो अभी आपने देखा शोल्डर ड्रैग्स, कंबल ड्रैग्स। अब इसी को कंटिन्यू करके हम आपको दिखाएंगे कि और इम्प्रोवाइज तरीके भी हैं, जैसे आप उसको कंबल में इस तरह से उठा सकते हैं जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है। और फिर आता है नॉन इमरजेंसी मूव। इसी को क्रम में हम करके आपको दिखाते हैं कि जैसे क्या है आपका पेशेंट क्या फ्रैक्चर है, चलने में असमर्थ है, तो हम उसको किन किन तरीकों से इवैक्यूएट कर सकते हैं। मींस हम आपके सामने दिखाएंगे सिंगल मैन और सिंगल विक्टिम, आप उसको किस तरह से इवैक्यूएट कर सकते हो। टू मैन सिंगल विक्टिम, बट वो चलने में क्या है अनकॉन्शियस है, वो चल नहीं सकता, तो अपने हाथ की मदद से टू मैन डबल हैंड सीट, टू मैन थ्री हैंड सीट, टू मैन फोर हैंड सीट, किस प्रकार से बना के हम पेशेंट को क्या है निकालते हैं। इसी का डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे हम पेशेंट को ऊपर उठाएंगे और इनका लेग क्या है अपने लेग पे रख लेंगे और यहाँ पे कोई भी इम्प्रोवाइज कपड़ा आपके पास होगा, मेरे पास ट्रायंगुलर बैंडेज है, इससे मैं क्या है अपने पैर में इनको बांधूंगा। ये इनका पैर क्या है यहाँ पे स्टेबल हो गया है। और इनको सुरक्षित स्थान तक ले जाने के लिए तैयार है। इस तरह से मैं अपना पैर उठाते हुए इनको सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। इसमें हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा कि पेशेंट की जो इंजरी बढ़े ना, और उसको इन तरीकों से कि हम इवैक्यूएट करते हैं। इसी में हम आपको दिखाते हैं कि पेशेंट को फ्रैक्चर है और उसको टू रेस्क्यूअर टू हैंड, यानी किस प्रकार से हम अपने हाथ को आपस में ज्वाइन करके पेशेंट को उठाते हैं। यहाँ पे पेशेंट को उठा लेना है धीरे से और यहाँ पे हम टू हैंड शीट बनाएंगे और इनके क्या है एक बाएं पैर में चोट है, इसको सपोर्ट करते हुए और इनके सर्वाइकल को सेट करते हुए सर को और आगे बढ़ते जाएंगे और सुरक्षित स्थान तक ले जाएंगे। यहाँ पे आपको तरीका बता देते हैं कि किस प्रकार से पेशेंट को उठाने के लिए डबल रेस्क्यूअर डबल हैंड, यानी इस रेस्क्यूअर का क्या होगा, एक हाथ ये फ्री होगा
और दूसरे वाले रेस्टोरेंट का क्या है, पीछे वाला हाथ फ्री होगा और ये अपने अपोजिट हैंड को क्या है एक दूसरे से ग्रिप करेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक रेस्टोरेंट क्या है, पीछे वाला हैंड फ्री है जिससे उसके क्या है हेड को स्टेबल करेगा, और इस रेस्टोरेंट का क्या है फ्रंट वाला हैंड फ्री है जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर है उसको स्टेबल करेगा। अभी इसी में आपको दिखाते हैं 2 रेस्क्यूअर और 3 हैंड किस प्रकार से सीट बना के पेशेंट को उठा के एवैक्यूएट करते हैं। इस तरह से अपने 3 हैंड शीट बनाएंगे। एक रेस्क्यूअर के दोनों हाथ इस तरह से होंगे और मैं अपना हाथ ऐसे पकड़ूंगा और एक रेस्क्यूअर मेरा हाथ पकड़ेगा। इस तरह से हमारी 3 हैंड शीट तैयार हो जाती है। इस तरह से हम अपने पेशेंट को उठा लेंगे और इनके अंदर से इस तरह से, और सपोर्ट के लिए क्या है दूसरा रेस्क्यूअर अपनी सपोर्ट करेगा इनके सर्वाइकल को और इस तरह से हम दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। इसी में 2 रेस्क्यूअर 4 हैंड सीट। अभी यहाँ दोनों रेस्क्यूअर अपने अपने हैंड पकड़ेंगे, जैसे देखो मैंने अपना पकड़ा, इन्होंने अपना पकड़ा और इस तरह से हम मिला लेंगे। इस तरह से हमारी 4 शीट तैयार हो जाती है। ये 4 हैंड शीट हम पेशेंट के अंदर से ही बनाएंगे और इस तरह से इनको कैरी कर लेंगे। ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करने के लिए। तो अभी आपने देखा कि इमरजेंसी मूव पेशेंट को हम किन किन मेथड से बाहर निकालते हैं। अभी हम इसी क्रम में बताएंगे नॉन इमरजेंसी मूव, जिसमें क्या है पेशेंट को ग्राउंड टू लिफ्ट और डेड ग्राउंड टू लिफ्ट करते हैं और एक्सट्रीमिटी लिफ्ट करते हैं। उनका डेमोन्स्ट्रेशन टीम द्वारा भी आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले पेशेंट तक पहुंचेंगे, इसके बाद इनकी पैर को होल्ड करेंगे और दोनों हाथ को एक साथ करके क्रॉस में और अपने दोनों पैरों से इनके पंजे को दबाएंगे और एक साथ ऊपर खींचते हुए पीठ पर लेकर आएंगे। ये दोनों हाथ क्रॉस में पकड़ेंगे, एक आसानी से ले जा सकते हैं दूरी तक। अब ये तो था एक्सट्रीमिटी लिफ्ट। अभी हम आपको दिखाएंगे डायरेक्ट ग्राउंड टू लिफ्ट की पेशेंट को 3 रेस्क्यूअर द्वारा डायरेक्ट ग्राउंड टू लिफ्ट कैसे किया जाता है। यहाँ पे कमांड दी जाएगी पहले जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं। रेस्क्यूअर्स insert your hand, throw the patient on my command, 1 to roll, 1 to roll, 1 to roll, up, move, up. Now the patient on my command, 1 to down, 1 to down, 1 to down, up. तो अभी हमने देखा कि इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी मूव। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इम्प्रोवाइज तरीके से हम स्ट्रेचर कैसे बनाएंगे। अभी टीम द्वारा इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास लोहे के 2 पोल हैं, लेकिन किसी के पास नहीं होते। वहाँ पे बांस के या लकड़ी के डंडे काट लिए जाते हैं जहाँ पे इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको बताएंगे कंबल से कैसे इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाया जा सकता है। इस पोल को क्या है आप ऐसे लीजिए और इसको आधा कंबल इस पे कर लीजिए। अब यहाँ पे ये पोल ले लिया और आपका जो है हाफ कंबल हो गया। और इसी पोल को क्या है आप 1.5 फीट के करीब रख लीजिए और यहाँ से पकड़ के रखिए और इसको छोड़ दीजिए। इसी प्रकार इसको पकड़िए और इसको छोड़ दीजिए। ठीक ऐसे ही टर्न करते जाएं और आपका स्ट्रेचर बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से आप अपना स्ट्रेचर तैयार कर सकते हैं और इस पे 90 किलो तक या 100 किलो तक का वेट आराम से कैरी हो जाएगा। आ जाओ। तो
Rescuer, lift the patient on my command. Rescuer, lift the patient on my command. 1, 2, 3, lift. 1, 2, 3, lift. 1, 2, 3, lift. Rescuer, move the patient on my command. 1, 2, 3, move. Stop. Rescuer, down the patient on my command. 1, 2, 3, down. 1, 2, 3, down. 1, 2, 3, down. अब ये था तरीका कंबल द्वारा इम्प्रोवाइज स्टेशन बनाने का। इसके अलावा आप आपके घर में आटा बैग, उससे भी आप क्या है इम्प्रोवाइज तरीके से कंबल बना सकते हैं, या शर्ट से, उससे भी आप क्या है इम्प्रोवाइज स्टेशन बना सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं फायर के केस में अगर आग लग जाती है उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। ये हमारे रेस्क्यू द्वारा भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। जब भी फायर का केस होता है आप कहीं ट्रैप्ड हो जाते हैं आग के केस में, कहीं किसी कमरे में कहीं पे भी, और आप पे अगर आग लग जाती है, आपके कपड़े आपके क्लॉथ्स पे अगर आग लग जाती है तो सबसे पहले आपने भागना नहीं है। अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है कि जो आपकी हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो आपकी आग को और ज्यादा भड़काती है। बजाय उसके आपने क्या करना है कि अगर मान लो मेरे बैग पे मेरे पीछे कपड़े अगर आग पकड़ लगते हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि उसी जगह अपनी जगह पे रुक जाना है और नीचे ड्रॉप हो जाना है। ड्रॉप मींस लेट जाना है, और जो हम रोल करते हैं यानी कि जहां आग लगी है उस तरफ हमने क्या करना है, रोल करना है, ताकि जो आग है हमारी बुझ जाए। अगर आपकी चेस्ट तरफ लगी है तो हम चेस्ट तक क्या करेंगे, रोल करेंगे। तो इसमें आपने देखा कि आप जितना दौड़ोगे उसको ऑक्सीजन मिलेगी और वो फैल जाएगी। साथ में ये ध्यान रखना है कि जो आग अगर लग रही है तो आप उसमें इमेज में भी देख सकते हैं कि जो चेहरा ढका है, ताकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारे सांस है, उससे जो है कि हवा ना निकले और वो अपना चेहरा ढक के हमारा अपने चेहरे को भी जलने से बचाना है, ताकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर काम करे, हमारे जो सांस जो काम वो प्रॉपर करता रहे। हमारी फायर है यानी आग जो हमारी कितने क्लासों में है, अब ये हर कंट्रीज का अपना अलग अलग है। यूके में अलग चलता है, यूएसए में अलग चलता है, इंडिया में अलग चलता है। ठीक है, तो जो इंडिया में जो हमारा सीक्वेंस चलता है वो चलता है, जो क्लास ए की फायर होती है उसको हम सॉलिड की फायर भी मानते हैं, जो क्लास बी का फायर होता है उसको लिक्विड की मानते हैं, जो क्लास सी का होता है उसको हम गैसेस मानते हैं, जो क्लास डी का होता है उसको हम मेटल का मानते हैं, जो क्लास ई में आता है उसको हम इलेक्ट्रिकल का मानते हैं, जो क्लास एफ और के में आता है उसको हम किचन का मानते हैं। अब इसमें ये जो हम के और एफ जो मानते हैं, तो जो के होता है वो यूएसए पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, जो एफ होता है वो यूके पैटर्न यूज करते हैं। अदर कंट्रीज में कई जगह पे जो है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल मेटल वो इलेक्ट्रिकल की जो फायर है वो आपका क्लास सी में आता है, किचन को जो है कि आपके डी में लाते हैं। तो ये सबका अपनी अपनी कंट्री का अलग अलग रूल होता है कि कौन सी क्लास में कौन सा आग रखना है। दूसरी चीज कि हमारे पास आग तो लग गई है, अब उसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम आग को कंट्रोल करें कैसे। आग को कंट्रोल करने के लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, सेफ्टी सिस्टम आपको पहले ही अपने घरों में रखना चाहिए। जैसे आपकी स्मोक जो साउंड बजर वाले आते हैं मार्केट्स में, जो हमें अलार्म देते हैं साउंड का जो आता है, उसको हम रखेंगे। स्प्रिंकल्स अपने घरों में जरूर लगाएं। आपके जो वाटर हाउस होते हैं उसको जरूर रखें। और तीसरी चीज कि हमें फायर एक्सटिंग्विशर की जानकारी होनी चाहिए। हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं वो अलग अलग प्रकार के आते हैं। जो हमारा है मैकेनिकल, आपका ये टीसीपी आता है, ड्राई केमिकल पाउडर वाला भी आता है, आपका मैकेनिकल फोम भी आता है, आपका 8FFF भी आता है, तो फिर आपका जो वाटर प्रेशर वाला भी आता है, वाटर कार्ट्रिज वाला भी आता है। तो ये हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास कौन सा एक फायर एक्सटिंग्विशर है और किस क्लास की आग के लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। अमूमन हमारा जो ABC क्लास की जो आग होती है उसके लिए हम जो हमारा DCP है, ड्राई केमिकल पाउडर, उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जो हम इलेक्ट्रिकल फायर उसके लिए यूज करते हैं उसमें हम जो है कार्बन फोम वाला होता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो एक्सटिंग्विशर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जो हमारी क्लास ए है, क्लास बी, क्लास ए किसकी आग होती है, सॉलिड की आग होती है, तो उसके लिए हम वाटर प्रेशराइज या फिर वाटर कार्ट्रिज वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका हम इस्तेमाल उसमें करते हैं। अब जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है पास,
मीन्स ये मेथड है फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का। P मीन्स पुल द पिन, A मीन्स एम द नोजल बेस ऑफ फायर, S मीन्स स्क्वीज द लीवर, उसके लीवर को दबाएं, और S मीन्स स्वीप बेस ऑफ द फायर। ये मेथड है पास लाने का। अब इसी को कंटिन्यू करके हम आपको बताते हैं कि हमारे पास एक एमएफआर किट होनी चाहिए इन इमरजेंसी, जिसको कि ड्राम किट के नाम से जाना जाता है। जो आपका ये रैम किट होता है, रैम किट मीन्स आपके जनरली जो नाम लिया है कि रैम किट मीन्स एक रामबाण इलाज, जो अचानक से ये विशेष का जो रैम किट होता है ये हमारे हार्ट अटैक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बनाई जाती है। इसमें जो हम रखेंगे वो हार्ट से संबंधित जो आपकी दवाइयाँ होती है जो आपके हार्ट अटैक के टाइम पे काम आती है, जैसे कि आपका सॉर्टेड हो गया, या फिर आपका एटोबास्टेटिन हो गया, रेजोबास्टेटिन हो गया, या फिर आपका ये क्लोरोडेग्रोल हो गया, या फिर आपका एस्पाइरिन हो गया। तो ये सारी जो मेडिसिन होती है हमारे हार्ट अटैक के टाइम पे काम आने वाली मेडिसिन होती है, और इस इमरजेंसी किट में आपकी वही दवाइयाँ रहती हैं। साथ में आप इसके साथ NSAIDI जो दवाइयाँ होती है, जो नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, वो भी हम इसमें रख सकते हैं, जैसे कि आपका एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक दवाइयाँ, या फिर आपके ड्रेसिंग बैंडेज के लिए हमारे पास जो बीटाडीन लिक्विड, या फिर बीटाडीन जो ट्यूब आता है, ऑइंटमेंट आता है, या फिर सोफ्रामाइसिन बर्न के लिए, और साथ में गॉज, स्टेराइल गॉज, ग्लव्स, ये दवाइयाँ हम इसमें रख सकते हैं। और फिर हमें क्या करना है, अपने सभी ने अपने घरों में क्या इमरजेंसी किट बैग तैयार करना है। रीजन जैसे हम कहीं पे ट्रैप होते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो हमें सर्वाइव, जब तक एजेंसी हमारे पास नहीं पहुंच जाती तो हमें सर्वाइव करना है। तो सर्वाइव के लिए हमें उस किट बैग में क्या क्या होने चाहिए अभी हम आपको दिखाएंगे कि उसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपकी आईडीज होनी चाहिए, आपके लिए ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, पर हेड 2 लीटर पानी होना चाहिए, अगर घर में छोटा बेबी है तो उसके लिए मिल्क पाउडर होना चाहिए, अगर कोई बुजुर्ग है तो उसकी दवाइयाँ होनी चाहिए। तो सब चीजें क्या है एक इमरजेंसी किट बैग में होना चाहिए। ये इस तरह का बैग आपने क्या है अपने घरों में बना के रखना है किसी सेफ जगह पे। ऐसा ना हो कि आप उसको कहीं बाहर रख दें, अर्थक्वेक के दौरान आप ट्रैप हो जाओ और आप उस बैग तक पहुंच ही ना पाओ। तो ये क्या है सर्वाइव किट का, सर्वाइव इसमें सभी आइटम होते हैं सर्वाइव के लिए, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब चीज लेके, और उसको रोटेट करते रहना चाहिए महीने 2 महीने में। अगर कुछ इंसिडेंट नहीं होता तो उसको आप यूज कर लीजिए, इसमें फ्रेश राशन आप डाल दीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कॉमन है जैसे भी डिजास्टर आता है, अगर आप ट्रैप हैं, आपका नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं है, तो आप 112 पे कॉल करके सबसे पहले बता दीजिए, इससे सभी एजेंसी क्या एक्टिव हो जाएगी और कोई ना कोई एजेंसी आप तक पहुंच बना लेगी और आपकी हेल्प ली आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज मेरे और मेरी टीम द्वारा जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है आप उसको फॉलो करेंगे, और इन फ्यूचर आपके सामने कोई भी ऐसी इमरजेंसी क्रिएट होती है तो आप इन मेथड का यूज करके किसी की लाइफ को आप बचा सकते हैं। साथ में आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि जो CPR की कार्रवाई हमने बताई है, कृपया करके लाइव पे उसका कभी भी एक्सपेरिमेंट ना करें, बच्चों को बताएं कि हम ऐसा इंसिडेंट के दौरान ही जब आपके सामने इंसिडेंट हुआ है तभी आपने चीज को अप्लाई करना है। घर पे जाके आप किसी लाइव पे इसका एक्सपेरिमेंट ना करें। जय हिंद, जय भारत।